नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रक्चर मैटर्स। आपने बुक्स में रिजिड बॉडी मूवमेंट या फिर बिल्डिंग ऑफ इलास्टिक सपोर्ट या डिफॉर्मेशन इन टर्मिनोलॉजीज को पहले ही पढ़ा होगा। इसी को प्रैक्टिकली हम सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन ऐसे बोलते हैं। रीज़न हो सकते हैं ये सेटलमेंट के, इधर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर में फेल्योर हो या फिर जिस पे हमारा फाउंडेशन रेस्ट करता है उस सॉइल में फेल्योर हो। स्ट्रक्चरल मेंबर फेल्योर मीन्स जहाँ पे बीम एंड कॉलम का जॉइंट होता है उस जॉइंट में फेल्योर हो, मतलब सुपरस्ट्रक्चर अगर कोई बेयरिंग पे रेस्ट कर रहा है तो उस बेयरिंग में फेल्योर हो सकता है, या फिर पेडेस्टल क्रश हो सकता है, या फिर कॉलम में फेल्योर हो सकता है, या फाउंडेशन में फेल्योर हो। ये सब जो फेल्योर है ये स्ट्रक्चरल मेंबर की कैपेसिटी इनएडुकेट होने के कारण होने वाले फेल्योर। दूसरी तरह का सेटलमेंट फेल्योर होता है वो कि सॉइल अगर अच्छी नहीं है, में उतना कैपेसिटी ही नहीं है कि जो ऊपर से आने वाला लोड है उसको कैरी करे। ये फेल्योर्स किस वजह से हो सकता है कि सॉइल कॉम्प्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है या कंसोलिडेशन हो गया है वाटर निकलने की वजह से, या फिर कोई फाउंडेशन अगर रिवर बेड में है और वहाँ के सॉइल का इरोजन हो गया तो उसकी वजह से भी सेटलमेंट हो सकता है। और एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे अगर सैंडी स्ट्राटा है और वो लिक्विफाइबल सॉइल है और वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया तो लिक्विफैक्शन की वजह से भी सॉइल में फेल्योर हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण सेटलमेंट हो सकता है। इस सेटलमेंट का इफेक्ट कोई भी स्ट्रक्चर पे कैसे होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा ये स्ट्रक्चर कैसा है। आई मीन इधर ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है या इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। अब इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के 3 इक्वेशंस होते हैं उसको यूज़ करके अगर हम उस स्ट्रक्चर को सॉल्व कर पाते हैं तो वो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होता है। मीन्स सिंपली सपोर्टेड बीम, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उस डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो गए। बट अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के 3 इक्वेशंस से अगर उसको सॉल्व नहीं कर पाते तो उसको इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स है तो बीम या सुपर स्ट्रक्चर में सेटलमेंट की वजह से कुछ इशू नहीं आएगा, सिर्फ जो फाउंडेशन का कैपेसिटी है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो इशू नहीं आएगा। बट अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो जहाँ पे बीम एंड कॉलम का जॉइंट आएगा वहाँ पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होगा, और जहाँ पे सैगिंग मूवमेंट है वहाँ पे हॉगिंग आ सकता है और हॉगिंग मूवमेंट की जगह पे सैगिंग मूवमेंट आ सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि इसको इवेल्युएट कैसे करें। तो सिंपल फंडा है कि जो बेसिक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर, उस इक्वेशन को यूज़ करके हम सेटलमेंट का इफेक्ट इवेल्युएट कर सकते हैं। ये तो ओल्ड मेथड है। अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसमें हम डायरेक्टली मॉडल करके इसका सेटलमेंट का इफेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि स्टैड प्रो, मिडास या फिर सैप या लूसास। इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके और उसमें सेटलमेंट ये एक लोड केस होता है उसको यूज़ करके हम डायरेक्टली इसका इफेक्ट जो है स्ट्रक्चर पे उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट, दूसरा डिफरेंशियल सेटलमेंट। यूनिफॉर्म सेटलमेंट के लिए कुछ कोडल प्रोविजंस है, वो अगर एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर होता है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट अगर उससे ज़्यादा होता है, लिमिट क्रॉस करता है, तो हमें उसको डिज़ाइन को रिवाइज करना पड़ेगा। आइसोलेटेड फुटिंग जो रहते हैं उनके लिए 25 to 50 mm का यूनिफॉर्म सेटलमेंट का क्राइटेरिया है, एंड फॉर राफ्ट टाइप ऑफ फाउंडेशन 75 mm का क्राइटेरिया है। और इसके साथ ही अगर रिलेटिव या डिफरेंशियल सेटलमेंट का कोडल क्राइटेरिया है कि यह स्पैन बाय 400। इसके अंदर अगर हमारा डिफरेंशियल सेटलमेंट है, डिफरेंशियल सेटलमेंट मीन्स सेटलमेंट बिटवीन दी 2 पियर्स या 2 कॉलम्स, इसको रिलेटिव सेटलमेंट भी बोल सकते हैं। इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चरल कंसेप्ट्स को लेके फिर मिलते हैं, तब तक लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।